हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप क्यों देखिए, हम लोग सबसे पहला काम आप लोगों को पहले सिलेबस बता देते हैं। फिर सिलेबस बताने के बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। और ऑप्टिक्स जो हम लोग हर बैच में पढ़ रहे थे, किसी बैच में लेसन 1, किसी बैच में लेसन 2, किसी बैच में लेसन 3 जो चल रहा था, उस ऑप्टिक्स को हम लोग अभी कुछ देर के लिए फुल स्टॉप कर देंगे और एक न्यू यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि सबको एक साथ मेंटेन हो सके। इसलिए सबसे पहला काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे, फिर करंट स्टार्ट करेंगे, फिर मैग्नेट स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपका चलते रहेंगे। अगर मान लीजिए लॉकडाउन आपका खुल गया तो फिर आपका ऑप्टिक्स जो जहाँ छूटा हुआ है वहाँ से रेस्ट क्लास आपको ऑफलाइन में पढ़ा दिया जाएगा। चलिए तब तक हम लोग पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आइए सिलेबस लिखते हैं। देखिए, फिजिक्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला जनरल फिजिक्स, सामान्य भौतिकी। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। जनरल फिजिक्स से आपको 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आधुनिक भौतिकी से आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों मिला के 70 नंबर होता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल। क्लियर है? अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जनरल फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या सब है। जनरल फिजिक्स जो आपको 45 मार्क्स का है, इसमें क्या सब पढ़ना है। यूनिट में सबसे पहला यूनिट है ऑप्टिक्स। जो ये ऑप्टिक्स आपको भाग 2 में मिलेगा। हम लोग इस ऑप्टिक्स को पहले यूनिट में लेते हैं, यानी जनरल फिजिक्स में लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि ऑप्टिक्स थोड़ा लंबा चैप्टर भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसलिए हम लोग इसको पहले लेते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन मेरा एग्जामिनेशन में छूटे। बात यही है और कोई विशेष बात नहीं है। ऑप्टिक्स से आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इससे आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। इससे आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा मैग्नेट, चुंबक। इससे आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? और एक और है जो ऊपर लिखेंगे। ऑप्टिक्स हिंदी में बोला जाता है प्रकाश की। इससे आपको 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की, जिससे आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैग्नेट 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? अब एक बचा है आपका 5वां नंबर में ALTERNATING, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रत्यावर्ती धारा
विद्युत चुंबकीय प्रेरक, इस दोनों से मिला के आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल अगर आपने जोड़ते हैं तो कितना होता है 45 मार्क्स। तो जनरल फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको 45 नंबर को कंप्लीट करने के लिए 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मॉडर्न में आते हैं। मॉडर्न में देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। मॉडर्न फिजिक्स, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, सॉरी 25 मार्क्स का। अब इसमें देखिए यूनिट नेम क्या पढ़ना है। पहला यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इससे आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, क्लियर है। दूसरा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, इससे आपको एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, परमाणु और नाभिकीय। तीसरा ड्यूअल नेचर ऑफ मीटर, पदार्थों की तरंग प्रकृति, इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, इससे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जोड़िए तो आपको 25 मार्क्स होंगे। हम एक बार सबका हिंदी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 7 मार्क्स का। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर, परमाणु और नाभिकीय, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थों की तरंग प्रकृति, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 4 मार्क्स का। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार पद्धति, सिस्टम मतलब पद्धति, संचार पद्धति, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, इससे कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स का। तो आपने देखिए जनरल फिजिक्स में भी हमको 5 यूनिट है और मॉडर्न फिजिक्स में भी 5 यूनिट है, दोनों मिला के 10 यूनिट हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपका सिलेबस था, हम सिलेबस आपको लिख दी ताकि जो बच्चे पढ़ लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, अच्छी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्थिर वैद्युत की क्लास फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जरा तोड़िए तो। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब यानी इस बात से आपने समझ गए होंगे, साफ स्पष्ट हो रहा है कि चार्ज को किस पोजीशन में लेना है, रेस्ट पोजीशन में लेना है। यानी चार्ज जब आपका रेस्ट में होगा तो उस
कौन रेस्ट में है? चार्ज। तो वो चार्ज के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करेंगे। इसीलिए आपको डिफिनेशन बोला गया है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होती है तो उससे संबंधित, जब आवेश स्थिर अवस्था में होती है तब उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन है। तो चलिए हम एक बार डिफिनेशन ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जब आवेश स्थिर अवस्था में होती है तब उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है? आपको क्या हो रहा है डिफिनेशन कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होती है, कौन सा अवस्था में? स्थिर अवस्था में होती है, तब उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। यानी इस बात से आपको क्लियरेंस हो गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफिनेशन से कि आवेश को कौन सा पोजीशन में लेना है? रेस्ट पोजीशन में। और उस रेस्ट पोजीशन से संबंधित जो भी घटनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ही करेंगे। क्लियर है? अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर का नाम पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। विद्युत क्षेत्र और आवेश। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तीसरा चैप्टर है गॉस's थ्योरम, गॉस का प्रमेय। चौथा चैप्टर है कैपेसिटेंस, धारिता, या इसको आप कैपेसिटर ही बोल सकते हैं, संधारित्र। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन है? विद्युत क्षेत्र और आवेश। दूसरा कौन है? विद्युत विभव। तीसरा कौन है? गॉस का प्रमेय। चौथा कौन है? कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। तो आपने देखें सबसे पहला काम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन पढ़े और फिर डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम आपको ये बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम भी लिख दी। अब आपको स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। क्लियर? चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज।
इस चैप्टर में सबसे पहला काम, इसका हिंदी लिखते हैं विद्युत क्षेत्र और आवेश। इस चैप्टर में सबसे पहला काम हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने के बाद चैप्टर का ये पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, जिसको हिंदी में बोला जाता है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, इस कूलम्ब्स के लॉ को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला काम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पहले जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ का जो खोज हुआ था वो 1785 में हुआ था। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? फ्रांस का वैज्ञानिक था, यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। कूलम्ब्स लॉ देखिए क्या बोलता है। कूलम्ब्स लॉ देखिए क्या बोलता है कि दो आवेशों के बीच, दो चार्ज है, चार्ज बोले तो आवेश, चार्ज को सूचित क्यू से किया जाता है। दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स, ये फोर्स में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के नियम को कूलम्ब का नियम कहते हैं। क्लियर? हम लिख देते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के नियम को कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब दो चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगे, जैसे मान लीजिए कि दो आदमी खड़ा है, जरा गौर सुनिएगा। पहला आदमी दूसरे आदमी को खींचेगा, दूसरा आदमी पहले आदमी को खींचेगा, तो दोनों आदमी के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वही फोर्स मेरा क्या कहलाता है? कूलम्ब का नियम। और उसी फोर्स को लेकर के हम लोग कूलम्ब्स के नियम का रिजल्ट तैयार करेंगे, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्लियर है? तो ये रहा आपको कूलम्ब के नियम का परिभाषा। क्या रहा? परिभाषा। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कूलम्ब्स का नियम कहता क्या है। क्लियर है? दो चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि एक Q1 और एक Q2, दो चार्ज है। आप सेम चार्ज भी ले सकते हैं, मगर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने सेम चार्ज लेते हैं, जैसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो सेम चार्ज में आपका रिपेल, और अगर डिफरेंट चार्ज लेते हैं तो डिफरेंट चार्ज में आपका क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। सेम चार्ज में क्या होगा? रिपेल होगा, और डिफरेंट चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। रिपेल का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, और अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षण। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण आप जानते हैं, हम आपको पहले वो बताते हैं प्रतिकर्षण और आकर्षण कैसे होता है, तब उसके बाद आपको हम इसका नियम बताएंगे। चलिए प्रतिकर्षण और आकर्षण के बारे में समझिए। ये Q1 और Q2 मेरा दो सेम चार्ज है। मान लीजिए A पॉइंट पर Q1 चार्ज है और B पॉइंट पर आपका Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेट किया गया है। आप जरा गौर सुनिएगा, Q2 चार्ज अगर Q1 को खींचेगा तो डायरेक्शन देखिए, सीधा है कि उल्टा? सीधा को हम लोग बोलते हैं सेम डायरेक्शन। Q2 चार्ज अगर Q1 को खींचेगा तो इसमें फोर्स कौन सा लगेगा? F21, क्योंकि दूसरे चार्ज के द्वारा नहीं पहला चार्ज आपका खींचा रहा है,
ये नहीं खींच रहा है इसको, तो दूसरे के द्वारा पहला खिंचा रहे, तो पहले 2 फिर 1। देखिए यहाँ पे खिंचा रहा है सीधा, मगर लिखा रहा है वैल्यू क्या उल्टा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल। क्लियर। और अगर मान लीजिए Q1 और Q2 दो चार्ज है, अगर Q1 चार्ज Q2 को खींचेगा अपनी ओर, तो देखिए ये डायरेक्शन क्या है, उल्टा। उल्टा को क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। इसमें फोर्स कैसे लिखेंगे, F12, क्योंकि पहला चार्ज के द्वारा दूसरा चार्ज खींचा रहा है। तो देखिए डायरेक्शन सही में उल्टा है, मगर लिखा रहा है वैल्यू क्या सीधा। ये हो गया आकर्षण बल। क्लियर। तो सेम डायरेक्शन में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। क्लियर। अब जरा मेन बात को समझिएगा कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज, फिर यहाँ पे Q1 चार्ज Q2 चार्ज, पहला चार्ज दूसरे को खींच रहा है, दूसरा चार्ज पहले को खींच रहा है। देखिए दो चार्ज के बीच में फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दो चार्ज में कितना फोर्स ऑब्टेन किया जा सकता है, तो आप बोलिएगा 3 फोर्स। कौन कौन, तो बोलिएगा सेम डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल, अपोजिट डायरेक्शन में आकर्षण बल, और दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युतिक बल। क्लियर है। अब हम लोग नियम पढ़ेंगे, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम देखिए, कूलम्ब का नियम क्या बताता है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलम्ब का नियम बता रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, वह बल क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे देखिए आपने ये 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट पर Q1 चार्ज और B पॉइंट पर आपका Q2 चार्ज। दोनों चार्ज स्थिर है, दोनों चार्ज एक दूसरे से कितना दूरी पर सेपरेट किया गया, R दूरी पर सेपरेट किया गया। अगर ये चार्ज जो है इसको खींचेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और ये चार्ज अगर इसको खींचेगा तो आकर्षण होगा। सिंपल सी बात है। डायरेक्शन दे दी, क्लियर। डायरेक्शन हमें भी सीधा दिया है। आप बोलिएगा कि सर डायरेक्शन इस प्रकार से खींचा गया है, इसका यही तीर का निशान लीजिए। नहीं, डायरेक्शन का निशान जब भी पड़ता है सीधा पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे सीधा दिया। अब आइए देखिए, ये कौन सा बल है, ये आपका आकर्षण बल है। ये कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल है। कोई दिक्कत, तो ये दोनों बल में से कोई भी बल आप ले सकते हैं। दोनों बल क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच का जो दूरी है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। या आप इसके स्थान पर इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्लियरली स्पष्ट, क्या स्पष्ट हो रहा है आपके नियम से, दो स्थिर बिंदु आवेश
दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती। क्लियर है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यह आपका नियम से बोला गया है। अब इसको एक बार सजा के लिख लीजिए, दैट इज F is directly proportional Q1 Q2 into 1 बटा I square। क्लियर है। चलिए तो इस समानुपाती को जब हटाते हैं तो कांस्टेंट में आपका K आता है, Q1 Q2 बटा I स्क्वायर। इस K का नाम है where K is constant of proportionality। अनुक्रमानुपाती नियतांक कि मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो इस कांस्टेंट का मान कितना होता है, ये मान को याद रखिएगा, हमेशा एग्जामिनेशन में काम देता है। 4 पाई एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसका नाम है निरपेक्ष पराविद्युतांक। इसका मान भी हम लिखेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। और इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, इस वैल्यू का जो यूज करना है ना, ये वैल्यू का जो यूज करना है प्रॉब्लम बनाने में, और इसका यूज करना है थ्योरी में। क्लियर है। अब इसका मान 1 में रखिए। इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हुआ का कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या चीज को बताता है, फोर्स को बताता है। क्या चीज को बताता है, फोर्स को। तो फोर्स निकालिए। जैसे आपको कूलम्ब्स लॉ निकालने के लिए बोलेगा, यही आपको फोर्स ऑब्टेन करना है, ये निकालना है। क्लियर है। चलिए अब हम आपको एक एप्सिलॉन नॉट के बारे में चर्चा करते हैं। जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें, नोट में लिख देते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोला जाता है निरपेक्ष पराविद्युतांक, एब्सोल्यूट ऑफ परमिटिविटी। क्लियर है। ये वैल्यू को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। अब हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया। कूलम्ब्स लॉ में क्या निकालना पड़ता है, फोर्स। फोर्स निकालिए, खत्म। उसके बाद हमने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी लिख दिया ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ का कहानी खत्म हो गई। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है। जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। अब हम आपको एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताने जा रहे हैं। क्लियर। तो देखिए, बीमा जब भी निकलता है मात्रक से, ये बड़ी ब्रैकेट है। बड़ी ब्रैकेट किसका चिन्ह है, बीमा का। बीमा में हम लोग बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं, और बड़ी ब्रैकेट मेरा बीमा को शो करता है। इसका मात्रक कितना है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलम्ब किसका मात्रक है, आवेश का। और आवेश को सूचित क्या चीज से करते हैं, Q से। तो चलिए, कूलम्ब है मात्रक आपका आवेश का।
तो हमने जानते आवेश को सूचित करते हैं Q से, और हमने जानते हैं जब 10वीं क्लास में पढ़े थे तो I बराबर क्या होता है Q बट्टा T, पढ़े थे 10वीं क्लास में। I मेरा क्या है विद्युत धारा, Q मेरा क्या है आवेश, और T मेरा क्या है समय। तो Q बराबर कितना हो गया I। क्लियर है? तो C के स्थान पर हमने यूज करेंगे क्या IT। ओके, क्योंकि C किसका मात्रक है, किसका आवेश का, और आवेश का वैल्यू कितना हो गया IT। मगर याद रहे डायमेंशन में कोई भी लेटर आपने लिखते हैं वह लेटर हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर कभी भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे IT स्मॉल है, जब यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिएगा इस I और इस T को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्लियर है? न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन है मात्रक किसका, फोर्स का। फोर्स बोले तो बल, और बल का डायमेंशन क्या होता है, आप लोग तो पढ़े थे 11वीं क्लास में MLT इनवर्स 2। क्या पढ़े थे, MLT इनवर्स 2। माइनस का मतलब होता है इनवर्स। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का, और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है MLT इनवर्स 2। और मीटर, मीटर क्या चीज को बताता है, दूरी को बताता है। अब बोलिए कैसे, तो जरा सुन लीजिए। जैसे किलोमीटर, आपने बोलिएगा यहाँ से भागलपुर 2 किलोमीटर है, सब प्रोजेक्ट मान लीजिए, तो क्या आपने 2 किलोमीटर बोले और पहुंच गए कि जाइएगा तो दूरी तय करके जाइएगा। तो किलोमीटर क्या चीज को बता रहा है, दूरी को। सेंटीमीटर, जब अपने दर्जी के पास शर्ट सिलाने के लिए जाते हैं तो फीता से जब नापता है यहाँ से यहाँ तक नापा, तो क्या चीज को बता रहे, दूरी को बता रहे दूरी को। तो सेंटीमीटर भी दूरी को अपडेट करता है। मीटर क्या चीज को बता रहा है, दूरी को। व्यास, ये सर्किल है, बोलिएगा इतना से इतना दूरी तक मेरा व्यास है, व्यास क्या चीज को बता रहा है, दूरी को। त्रिज्या, बोलिएगा इतना से इतना दूरी तक मेरा त्रिज्या है, दूरी को बता रहा है। दुनिया में कोई भी चीज अगर दूरी को बताता है तो उसका डायमेंशन होता है L, कैपिटल L का नाम होता है लेंथ। क्लियर? और डायमेंशन में जब भी लिखा है तो L को कैपिटल लिखा है। कोई डाउट? तो मीटर मेरा क्या चीज को बता रहा है, दूरी को, तो इसका डायमेंशन क्या होगा L। क्लियर है? Q के लिए तो डायमेंशन काम कर लेगा IT, न्यूटन के लिए डायमेंशन काम कर लेगा MLT इनवर्स 2, और मीटर के लिए डायमेंशन काम करेगा L, क्योंकि मीटर मेरा क्या चीज को बता रहा है, दूरी को। अब बैठाते हैं यहाँ पे। C कितना हो गया, C बराबर Q, तो Q का मान कितना IT। देखिए IT कैपिटल लेटर में लिखे, C पर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दिए। न्यूटन, MLT इनवर्स 2 मीटर, देखिए न्यूटन का डायमेंशन लिख दिए। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन इतना, मीटर का L, मीटर पे स्क्वायर है तो L पे स्क्वायर। सेट हो गया। चलिए I स्क्वायर T स्क्वायर M L Q T इनवर्स 2। डायमेंशन में एक नियम है, L स्क्वायर और L Q और T इनवर्स 2। डायमेंशन में एक नियम है कि नीचे वाले टर्म को हमेशा ऊपर ले जाया जाता है। क्लियर? वैसे अगर मान लीजिए कि डायमेंशन आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कल जब हम आप लोगों को क्लास लेंगे तो सबसे पहला काम आपको 5 मिनट डायमेंशन के बारे में पहले रिफ्रेश कर देंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत ना हो। हम एक बार कल पुनः शुरू से डायमेंशन आपको 5 मिनट लेक्चर दे देंगे, कोई दिक्कत। मगर हाँ एक शर्त याद रखिएगा, डायमेंशन में नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाया जाता है, बट ऊपर वाला टर्म नीचे कभी नहीं आया था ना आएगा। चलिए इसको ऊपर, m के पावर में कुछ रहता है +1, ये ऊपर जाएगा तो -1, ये ऊपर गया n इनवर्स 3, ये ऊपर गया t स्क्वायर, माइनस में ना है, ऊपर गया प्लस I स्क्वायर t स्क्वायर, m इनवर्स n इनवर्स 3 t स्क्वायर t4 I स्क्वायर। m मेरा क्या है, मास, L मेरा क्या है, लेंथ, T मेरा क्या है, टाइम, I मेरा क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को सूचित करते हैं I से, और उसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आपने इस I के स्थान पर A भी यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? आई या ए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। ए मेरा क्या विद्युत धारा का एसआई मात्रक है जिसका नाम है एम्पियर। क्या नाम है? एम्पियर। तो दोनों में से कोई भी चलता है यहाँ पे। क्लियर? मगर आई लिखिए बेटर रहेगा। कोई दिक्कत? चलो, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाता है। तो आपने अभी कूलम का नियम पर ही कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फिर उसके बाद उसमें एक एप्सिलॉन नॉट का फंक्शन आया। उस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हमने उस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताया और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना होता है? m इनवर्स L इनवर्स 3 T4 I स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर? आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका कूलम्स लॉ खत्म हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। कोई दिक्कत होगा तो या तो कमेंट करके बता दीजिएगा या आपको जैसे सुविधा होगा वैसे पूछ लीजिएगा और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, आपका क्लास ऐसे ही लगातार रेगुलर चलता ही रहेगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा और हम लोग टाइम पे ही आपको सारा टेकअप कर देंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? धन्यवाद।